वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसे कि पता होगा आपका जो टीआरई का दोस्तों सेकंड फेज का एग्जाम होने वाला है बहुत ही जल्दी, यानी कि 7 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि आपका तैयारी कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, चैनल पे अपलोड कर दिए हैं आपका 6 टू 8 के लिए, सोशल साइंस के लिए और साइंस के लिए भी। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक अच्छा-सा अनुभव मिल जाएगा तो किस तरह से पढ़ाई करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने उस वीडियो में ही बताया था कि जो भी आपका यहाँ पे पीएससी का टीआरई 1 परीक्षा हुआ है, उसमें जो भी एमसीक्यूज़ हुए हैं, जो भी क्वेश्चन्स हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो या आपका यहाँ पे सोशल साइंस हो, वो सारा क्वेश्चन को आपको गो थ्रू होना होगा, आपको याद होना होगा, आपको देखना होगा, ताकि किस आधार पे वहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ चलने वाला है, टोटल आपका इसमें 1000 का सीरीज़ चलने वाला है। इसमें जितने भी अभी तक में परीक्षा हुए हैं दोस्तों, चाहे वो आपका पीआरटी का हो या टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, सारे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे एक-एक करके। पहले पीआरटी का दोनों और टीजीटी का जितने भी साइंस और सोशल साइंस है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो भी आपका मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स 1-2 वीडियो में करके मैं सारा आपको कवर करा दूँगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन वाले होने वाला है, क्योंकि इसमें अगर के आप देखिएगा तो जैसे कि हम अगर के आपको दिखाना चाहें, अभी देखिए यहाँ पे जो आपका ये स्टार्ट होगा, पीआरटी का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था वो जिसमें सब बॉयज़ लोग का हुआ था इसमें। तो इसमें क्या कुछ सवाल पूछा गया है, किस हिसाब से सवाल पूछा गया था, आप जब देखिएगा तो उसको पता चलेगा। चलिए हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि आपका क्या सवाल पूछा गया था, किस तरह से सवाल पूछा गया था और कैसे आपको तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो अगर के पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 24 अगस्त को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसमें क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज के सीरीज़ का आता है यहाँ पे निकल कर कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें आपको देखिए दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दिया हूँ, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, यहाँ पे अपना टिक करते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते चलिएगा कि आपका आंसर कितना हो रहा है और कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत विभव के मापने के लिए ऑप्शन ए है पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर या यहाँ पे वोल्टमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो चलिए मैं बताते चलता हूँ। जो विद्युत विभव का मापन किया जाता है वो आपका पोटेंशियोमीटर और आपका वोल्टमीटर दोनों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जब ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज यहाँ बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। यह एक अदिश राशि है या वेक्टर है या आयाम रहित है या इनमें से कोई नहीं। तो जब यहाँ पे आप देखते हैं तो जो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्त, वो होता है एक सदिश राशि। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? जब व्यक्ति किसी भी चीज़, जब मैं दबाव पढ़ा रहा था क्लास 6 का, उसमें मैं बताया था कि दबाव क्या होता है, किस समय इंसान को ज़्यादा मतलब ज़ोर लगता है पृथ्वी पर। तो इसमें अगर के देखिएगा तो जब आदमी खड़ा रहता है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे, उस समय उस पे ज़्यादा दबाव लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट होगा। मैं समझाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसीलिए टू द पॉइंट जो आपका क्वेश्चन आंसर है बस उसको करते चलिए आप लोग। अगला पॉइंट है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन-सा है? बताना है सबसे ज़्यादा अपवर्तित कौन-सा रंग होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जब देखिएगा ऑप्शन ए में है पीला, बैंगनी या नीला। तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो सबसे ज़्यादा परिवर्तित रंग होता है, मतलब अपरिवर्तित होता है, जो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में भी आप पढ़ते चलिएगा साथ-साथ। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, ठीक है? बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? ठीक? तो यहाँ पे देखिएगा, अगर कि आप पानी में और मिट्टी का तेल में दोनों चीज़ कीजिएगा तो दोनों का अलग-अलग सिस्टम होता है। तेल में क्या होता है कि मिट्टी का मतलब ऑयल में क्या होता है दोस्त, ऑयल में कि सॉरी, पानी के बारे में बता रहे हैं। पानी अगर कि मान के चलिए इतना है, मतलब पानी फुल है, ठीक है? और इसमें अगर के बर्फ डाला गया है तो बर्फ पिघलेगा भी तो पानी ये बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका जितना आयतन है वो कवर किया रहता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर के हम 21 में आते हैं,
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में है, लेकिन ये जो ऑयल के मामले में होता है, ये आपका यहाँ पे पिघलेगा बर्फ तो वो गिरने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। बहुत सारे लोग वैसे ही बनी रहेगी मार के आए थे, लेकिन यहाँ पे तेल के मामले में था तो सारे लोग का सवाल वहाँ पे गलती हुआ था। 22 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका पीएच जो होता है 7 से अधिक होता है? तो जो प्लाज़्मा होता है, रक्त प्लाज़्मा होता है, लगभग 7.4 इसका यहाँ पे पीएच होता है, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? तो बताना है कि जो एक नॉर्मल लेंस होता है, उसका नाभिक दूरी कितनी होती है? तो वो होगा आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है? न्यूनतम दूरी के लिए आप 25 सेंटीमीटर मत मार दीजिएगा, वो सामान्य देखने के लिए 25 सेंटीमीटर होता है और यहाँ पूछ रहा है लेंस की नाभिक दूरी पूछ रहा है, यानी कि हम जैसे देखें द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आइज लेंस इज अबाउट, तो इसमें 2 सेंटीमीटर होगा, आप दूसरा चीज़ नहीं मारिएगा, ठीक? अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़ने से पहले मैं आप लोग के लिए बताना चाहता हूं कि जो भी लोग बीपीएससी का टीआरई 2.1 का आप जूनियर लेवल का यानी कि 6 टू 8 का या 9 टू 10 का तैयारी कर रहे हैं और खुद से तैयारी कर रहे हैं ना, तो अभी टाइम बहुत कम बचा है और इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, क्योंकि अगर कि आप 6 टू 8 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको 9th और 10th का बुक पढ़ना अनिवार्य होगा, जो कि आप अगर के खुद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल बात होता है, बहुत टफ बात होता है उस सारी चीज़ों को पढ़ पाना और उसमें से वैसे चीज़ों को निकालना जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो उन्हीं लोगों के लिए जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का दोस्तों, बीपीएससी में शिक्षक बहाली का टीआर 2.0 का, उनके लिए मैं एक 6 टू 8 का सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूँ, जो कि टू द ओरिएंटेड आपका जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार मैं ये बनाया हूँ आपके लिए। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी अगर के साइंस को हो तो साइंस का सब्जेक्ट और सोशल साइंस को हो तो सोशल साइंस का सब्जेक्ट, 6 टू 10 में जो भी बुक्स फॉलो होते हैं मैं उसका सारा का सारा नोट्स रेडी कर दिया गया हो नोट रेडी कर दिए हैं। बहुत सारा चीज़ चैनल पे भी अपलोड है, जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं, जो कि एक वीवीआई है। ये तो सारे बंदे को करना ही होगा जो लोग शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? साथ में जो भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अन्य एग्ज़ामों में पूछा गया है, जो उसका रेगुलर एग्ज़ाम होता है या जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 1 का जो क्वेश्चन्स है, लगभग सारे क्वेश्चन चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जिनका साइंस हो साइंस के लिए और जिनका एसएसटी हो, एसएसटी का क्वेश्चन्स उसको देखना ही होगा। या तो सब देखिएगा तो आपका जनरल पेपर में भी यहाँ पे मदद मिलेगी, ठीक है? और इसमें कंटेंट क्या ऐड किए हैं, बिहार स्पेशल जितने भी बीपीएससी आज तक सवाल पूछा गया है उसको रिलेटेड एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथ। मैथ बहुत सारे, जैसे कि पीआरटी में देखिएगा तो 30 लगभग 25 से 30 मैथ पूछे गए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको बनाना ही होगा। तो जो भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर में मैथ पूछा गया था, इस कंटेंट में ऐड कर दिए हैं और साथ में 500 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं आपका 1 साल का, मैं एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले दूँगा ताकि ज़्यादा चीज़ कवर हो पाए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाए। तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन किट है, पूरा जो भी सिलेबस है मैं इसमें इंक्लूड कर दिया गया हूँ। ये अगर के जो लोग भी लेना चाहते हैं मेरे को दिए गए नंबर पे यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए, अगर के अभी जो लेते हैं वो मात्र और मात्र 299 रुपए में इसको ले सकते हैं। इसको लेने के बाद खुद से पढ़िएगा, सेट लगाइएगा तो आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक? तो चलते हैं अपने यहाँ पे दिए गए सवाल की तरफ। ये जैसे यहाँ पे अगर के आप स्क्रीन पे नंबर भी देख रहे होंगे, ये नंबर सेम है, इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं सिलेक्शन किट लेने के लिए। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन-सी पदार्थ बनती है? ये 10वां क्लास का जब साइंस पढ़िएगा तो उसमें हूबहू चीज़ यही लिखा गया है कि कौन-सा चीज़ बनता है। तो याद रखिएगा वो बनता है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। माता-पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जैसे कि देख सकते हैं द प्रोसेस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफरिंग्स द कॉल्ड,
ठीक है? तो यहाँ पे बताना है जब एक प्रक्रिया से दूसरे में पहुँचता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आनुवंशिकता, हेरिडिटी के कारण ये चीज़ होते हैं। किसी बच्चे का अगर के आँख है किसी का ब्राउन रंग का होता है, ठीक है? तो ब्राउन रंग का उसका है तो या तो उसका मम्मी का भी ब्राउन होगा या तो पापा का, किसी का ना किसी का ब्राउन होगा इसीलिए उसमें ब्राउन हुआ है। तो ये चीज़ रहता है हेरिडिटी। अगला है कि ओम नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें कौन-सी है? ठीक है? तो ओम नियम में क्या होता है ओम्स लॉ में कि एमीटर को यहाँ पे श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। ये चीज़ होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन दिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो क्या होगा इसमें जब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड्स आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल अगर के आता है कि 28 नंबर क्वेश्चन कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है? तो बाढ़ के रोकने के लिए जो सबसे उत्तम विधि होता है हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाते हैं, यानी कि वनारोपण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा जिसको एफोरेस्टेशन बोलते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि फूड कैन्स आर कोटेड विथ इन एंड नॉट विथ जिंक। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का परत क्यों चढ़ी होती है? तो ये क्यों चढ़ा होता है? क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विच ऑफ द फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय ओवरीज। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो जो अंडाशय का कार्य है वो डिंब का निर्माण है, प्रोटोस्टेरोन का स्राव है या एस्ट्रोजन का स्राव है। तो ये तो प्रोटोस्टेरोन तो ये मेल हार्मोन से तो ये तो होगा नहीं। तो इसका जो दो काम है एक डिंब का निर्माण है और एस्ट्रोजन का स्राव है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरह पढ़ते चलिएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चंस है। जो इमली में पाया जाता है वो पाया जाता है आपका दोस्तों सबसे जो पाया जाता है वो पाया जाता है टार्टरिकम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म जो होते हैं वो होते हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रेंस ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ये करंट अफेयर के रूप में पूछा गया है। तो उस समय जो थे वो आपका वल्लभ श्री बिमल पटेल होगा। ये भी आपका पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2023 का ही सवाल इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? यानी कि जब संविधान सभा हुआ था उस समय जो वयस्क आबादी का कितना मतदान हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा वो मात्र और मात्र 20 से 25% हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर होगा। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य ने ट्रांसजेंडर को यहाँ पे दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर देखिएगा तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता कौन से देश थे? तो ये राइट आंसर होगा। इब्न बतूता जो थे मोरक्को के थे। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज इज बिल्ड इन। कहाँ पे बनाया गया? तो वो बनाया गया आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का प्रथम अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो स्थापित किया जाएगा आपका गुजरात में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 39 नंबर सवाल देखिएगा तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर
पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं डॉक्टर ग्रांट, पोलक, इरविन, सारा कुछ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से था, ठीक है? बहुत लोग हल्ला मचा रहा था कि क्वेश्चन आसान है, आप खुद यहाँ पे क्वेश्चन देखने के बाद बता सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का था, आप कितने इसमें से कर पाएँगे। ये अगर के आप देखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं। हमको कि आंसर बताने से पहले ही आप वीडियो को रोक करके या कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर बताया करें, ताकि पता चल पाए कि लास्ट में आपको कितना सही हो रहा है आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देख लिए क्वेश्चन हमारा क्या था, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इरविन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है? अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन-सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो जो I2U2 का सदस्य है, इसमें होगा भारत, इज़राइल और ये यूएई तीनों सदस्य होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक में से अधिक होगा। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया? तो यहाँ पे 17 मार्च 2030 का बात है, जब रूस रसिया और यूक्रेन के बीच में दोनों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी समय ये जारी किया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोध में ये जारी किया गया था, तो याद रखिएगा। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच, जिसको बोलते हैं FIPIC समिट, कहाँ पे हुआ था? तो ये जो समिट हुआ था दोस्तों, वो हुआ था पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे करेक्ट। अगला है कि रोवन विल्सन किस शहर में पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ये सब करंट अफेयर है, तो जो नियुक्त किए गए हैं वो वाशिंगटन में नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा, रॉयल विल्सन। अगला सवाल आता है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? जब रसिया और यूक्रेन का मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि यूक्रेन जो था वो नाटो में शामिल होना चाहता था और रसिया ऐसा नहीं होने देना चाहता था। तो उसी समय ये भी मतलब इस देश के द्वारा बोला गया था कि भारत को भी नाटो में आ जाना चाहिए। वो अमेरिका बोल रहा था ये चीज़ को। ये अमेरिका केवल अपना फ़ायदा के चक्कर में पड़ा रहता है। क्योंकि देखिए, नाटो में शामिल होने के मतलब किसी भी नाटो देश में, एक देश में कोई देश अगर के आक्रमण करता है, तो आपको भी जाके उस देश को मतलब समझिए कि उसमें हिस्सा हो गए हैं। तो नाटो में अगर भारत शामिल हो जाता है, तो यूक्रेन और रसिया में जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर के यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है और भारत भी होता है, तो भारत को भी रूस पर आक्रमण करना होगा, उससे लड़ाई करना होगा। यही मेन मकसद है नाटो को बनाने का। यहाँ पे देखिए अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। किसको दिया गया? तो दिया गया जॉर्ज गॉस्पोडिनो को दिया गया था। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो जो सीईओ हैं, कार्यकारी अधिकारी, वो हैं आपको इसका है लिंडा याकारिनो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल महिला साक्षरता क्या थी? देखिए इतना यहाँ पे नज़दीक-नज़दीक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, कि मतलब जिसको याद रहेगा ना, वो भी सोचेगा कि क्या ही करना। जो मतलब करेक्ट आंसर है इसका, कुल महिला का जो साक्षरता रेट है वो है 53.33%। ठीक है, यानी कि 53.33% है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है 53.5%। तो लोग सोचता है कि नज़दीकी नहीं, मार देते हैं बिल्कुल, जबकि इसका आंसर लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि देखिए सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है, ठीक है? किस नाम से उनको जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका 49 नंबर कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? वो जो पूजा करते थे, कदम का पेड़ की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कदम आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में आपका यहाँ पे खरबूजा भी किया जाता है, खीरा भी किया जाता है और तरबूज भी किया जाता है। जायद का मौसम दोस्तों यानी कि गर्मी के मौसम में जो भी फसल होती है उसको जायद के मौसम बोलते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त में ये चीज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से अधिक। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो यहाँ पे भूकंप के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र बोलते हैं। बिल्कुल ये तो सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो यहाँ पे आपका सही सभी चीज सही दिया गया है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपेरियर के संबंध में सत्य है? तो बहुत सारे लोग तो यही करते हैं कि लेक सुपीरियर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया है, तो तीनों तो सही होगा, उपयुक्त में से अधिक मार दो यहाँ पे। लेकिन ये सवाल गलती हो जाएगा अगर को ऐसे आप कीजिएगा। तो केवल यहाँ पे ऑप्शन नंबर जब बी देखिएगा, दिया गया है कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य में स्थित है और यह सीमा बनाती है। बिल्कुल यही सही होगा। यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा स्रोत नहीं है, जबकि खारे पानी का सबसे बड़ा तुर्की का वान झील जो है दोस्तों, वो यहाँ पे खारे पानी का झील है, याद रखिएगा। ठीक, तो अगला नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? तो जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को यानी कि वीनस को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह बोला जाता है, ट्विन्स बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? जो अमेजन नदी का बेसिन का हिस्सा है वो है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? बताना है नीचे से कि कौन कौन सा परत होता है। तो जब इसमें देखिएगा, जो सबसे पहले होता है वो होगा आपका यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। ऑप्शन में कमेंट में बताइएगा ये पता था कि नहीं आपको। 56 नंबर क्वेश्चन अगर के आते हैं तो दिया गया है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? बताना है, जो कि मतलब झूम कृषि जैसे होता है, जिस उसी को स्थानांतरण कृषि बोला जाता है। उसको विभिन्न देशों में अलग-अलग नामों से बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, उसका नाम और देश का नाम बताना है कौन सा नाम सही है। तो ऑप्शन नंबर अगर के आप यहाँ पे सी में देखिएगा, मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को लद्दाख बोला जाता है। केवल और केवल यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? मैंने आपको जब क्लास 8 का ज्योग्राफी पढ़ा रहा था समरी में, उस समय मैं आपको बताया था कि ये टाइम किस तरह से वर्क करता है, किस क्षेत्र का रीजन का टाइम कितना आगे पीछे हो सकता है। तो ये जो होगा आपका दोपहर का 2 बजे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि महानगरीय भूपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? आपको सबसे ऊपर बताना है व्हाट आर द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, जो मतलब महासागर है उसका सबसे ऊपर का हिस्सा बताना है, कौन सा हिस्सा होता है आपका। तो आपको पता होना चाहिए, जो होता है सिलिका और यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे सीमा हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला 59 नंबर सवाल में आइएगा तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? जब क्लास 6 आप पढ़िएगा ना, जो वहाँ पे बताया गया है कुछ पौधों का, उसको लोग कैसे उसको अपघटन करता है, तो ये क्लास 6 में ये दिया गया है मल्चिंग आपको। ये जब साइंस का बुक पढ़ते हैं तो उसमें अगर के आप पढ़े होंगे तो आप वहाँ पे अच्छे करके आ जाइएगा, नहीं तो ये हवा तक नहीं लगेगा मल्चिंग आखिर शब्द है क्या। मल्चिंग शब्द जो है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, इसको मल्चिंग बोलते हैं। ठीक है, कवरिंग ऑफ द बेयर ग्राउंड बिटवीन कॉर्प्स विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ इज कॉल्ड मल्चिंग। यहाँ पे याद रखिएगा। अगला सवाल है कि 60 नंबर क्वेश्चन, भारत के खनिज तेल जिसे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? आपको बताना है कहाँ पे पेट्रोलियम प्रोड्यूस एरिया जो है कौन सा राज्य में स्थित है। तो जब देखिएगा सुरमा घाटी जो स्थित है वो असम में है, लुनो क्षेत्र गुजरात में है, केजी बेसिन जो बंगाल की खाड़ी में है। तो इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी
अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये तो सबको पता होगा, जो श्रम मंत्री जो बनाए गए थे, वो बनाए गए थे जगजीवन राम बाबू को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल है यहाँ पे कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, जिसको चंपारण चंपारण एग्रीगेट एक्ट भी बोला जाता है, यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह तो सब लोग पढ़ा है कि 1918 ईस्वी में, 1718 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। लेकिन अब पूछा है कि किस महीने में ये हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था, आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा, जो कि हुआ था मार्च में हुआ था। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे कौन सा सही कथन बताना है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं? बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे? यहाँ पे दूसरे सत्याग्रही ये नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, तो ये सबको पता होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो इंडियन स्ट्रगल के लेखन किया था। अगला सवाल है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो जो बिहार के गया अधिवेशन में भाग लेने वाला था वो था उरांव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन में हम जब करा रहे थे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये सवाल आपको कराए थे हम, देखिए, और हूबहू ये सवाल आ भी गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जब यहाँ पे सुमेलित सही नहीं है, यहाँ पे देखिएगा, एडवोकेट ऑफ इंडिया इनको नहीं बोला, ये इंस्पे इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को नहीं बोला जाता है, जबकि ये इनको बोला जाता है यंग इंडिया का प्रतिपादक ये किया था। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से 2 हो जाएगा, क्योंकि ये अभी दोनों सही दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना बनाई गई थी? तो जो योजना समिति का स्थापना बनाया गया था वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये चीज बनाया गया था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक का लेखक कौन थे? आपको बताना है, ये पुस्तक का नाम दिया गया है कि इसका लेखक कौन थे। तो इसका जो लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो चौकीदारी कर मैं बताया था उस समय, जब हम ये देखिए, ये जो सवाल दिया गया है क्लास 8 का, क्लास 8 का जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर में ना, तो उसमें ये चीज़ अच्छे से बताया गया है कि चौकीदारी कर कब था। जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो उसी को रिगार्डन देश में अलग-अलग जगहों पर नमक कानून का विरोध हो रहा था। तो जहाँ पे समुंदर था तो वहाँ पे तो लोग जाके नमक कानून का विरोध कर रहा था, लेकिन बिहार के बारे में बोल रहा है कि बिहार में कोई समुंदर नहीं था, तो वहाँ पे चौकीदारी जो कर लगाया था, इसको देने से लोग ये मतलब डिनाई कर रहा था कि मतलब विरोध कर रहा था। तो यही हो जाएगा यहाँ पे आपका एक आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन के प्रभाव में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की बायवृद्ध महिला के नाम से जाना जाती है? तो जो बायवृद्ध महिला के नाम से जाना जाता है वो बोला जाता है अरुणा आसफ अली को, नोन एज ग्रांड ओल्ड लेडी बोला जाता है अरुणा आसफ अली को। तो यहाँ से आपका एक सवाल मैं पूछता हूँ कि ग्रांड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है? ठीक है, ये लेडी है तो अरुणा आसफ अली को बोला जाता है। अब जो मेन आएगा यहाँ पे बायोवृद्ध पुरुष किसको बोला जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये चीज को। 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था? 1916 में। तो जो होम रूल लीग की स्थापना हुआ था सबसे पहले, वो हुआ था आपका पूना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 71 है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? यानी कि बताना है आपको कि जो हुनकार यहाँ पे पत्रिका था उसका संपादन कौन किया था, ठीक है। तो ये थे आपका राहुल, ये देखिए यमुना कारजी, और ये जो लिखा हुआ है राहुल और सहजानंद सरस्वती, ये तीनों लोग थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी?
यानी कि झांसी की रानी एक ऐसी औरत थी दोस्तों जिसके नाम सुनते ही अंग्रेजों के पैंट गीले हो जाते थे, ठीक है? तो इसी के लिए यहाँ पे बताया गया था कि जहाँ पे ये उनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, क्योंकि उस समय किसी का विरोध करने का हिम्मत नहीं होता था, तो इसी के वजह में जो ह्यूरेज था झांसी में उस समय तैनात था, वही ये चीज़ बोला था। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नारा दिया गया है और दिया गया है कि कौन सा यहाँ पे नेता ने उसका बात बोला था। तो जैसे ही अगर के देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं गरीबी हटाओ, तो जो गरीबी हटाओ का यहाँ पे दिया गया था, गरीबी हटाओ किसके द्वारा दिया गया था? तो वो कांग्रेस सरकार के द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा कांग्रेस से यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। और जो लोकतंत्र बचाओ का जो नारा दिया गया था, वो उस समय जब ये इमरजेंसी लगा था, उसी समय ये नारा दिया गया था, लोकतंत्र बचाओ, यानी कि जनता दल की जो सरकार आई थी, ये दी थी। जोतने वाले की भूमि जो दिया गया था, वो वाम मोर्चा के द्वारा दिया गया था। और एक जो बचता है हमारा डी, यानी कि 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा एन.टी. रामाराव। तो ऑप्शन नंबर बी जब देखिएगा तो यही इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति एवं यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? यानी कि बताया जा रहा है कि जब यूएसएसआर था उससे कौन कौन सा चीज़ निर्मित हुआ है। तो जब ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा कि ब्रिटेन का साम्यवादी दल, ये बिल्कुल नहीं होगा। पूर्व के लोगों का सम्मेलन और द कॉमिंटर्स, ये बिल्कुल यहाँ पे ये दोनों चीज़ वहाँ पे निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये क्लास 10 का जब विश्व का इतिहास पढ़िएगा तो इसमें ये चीज़ दिया गया है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ चैनल पे। ठीक है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये जो बात बोला था वो बोला था दीनदयाल उपाध्याय, जो कि आप DDU इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक स्टेशन भी है दीनदयाल उपाध्याय, जिसका पूर्व में जो नाम था वो मुगल सराय नाम था, उसी का नाम चेंज होके हो गया है दीनदयाल उपाध्याय, आपको पता होगा। अगला सवाल है 76 नंबर कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? जो खेतिहर का जो प्रमुख मांग था यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने का ईंधन लकड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जब डी देखिएगा, ये सारा चीज़ वहाँ पे मांग किया गया था उनके द्वारा। 77 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया? ये हूबहू कॉपी पेस्ट है क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से, जाके आप देख लीजिएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि देखिएगा दिया गया है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण है? यानी कि जो वनीकरण हो रहा था, वनों का कटाई हो रहा था, उसका सबसे मुख्य कारण क्या था? कारण में तो सारा कारण यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन बोलना है कि जो सबसे मतलब मेन कारण था वो क्या था? तो जो मेन कारण था, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा लिया गया है, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो किसका ये मतलब आदर्श वाक्य है? तो ये आदर्श वाक्य है अनुसंधान और विश्लेषण विंग, द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, ये वहाँ पर उसका स्लोगन है वो। अगला है सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? यानी बताना है ऐसा आंदोलन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर अगर सी में देखिएगा, बारदोली सत्याग्रह, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था। ठीक, अगला सवाल है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो 1929 में महामंदी पूरा
पूरा यहाँ पे विश्व रिसेशन के दौरान गुजर रहा था, उसके बारे में बताना है कि कौन-सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है? तो अगर के आप देखिएगा मंदी में भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, बिल्कुल सही है। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये भी बिल्कुल सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑल सही होगा दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ यहाँ पे ये राइट आंसर होता है, ठीक है? अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? यानी कि बताना है कि जो 1990 में आदर्श यहाँ पे आदेश पारित हुआ था, उसका निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो जब देखिएगा इसका तो 1992 में ये चीज़ किया गया था, 2 वर्ष के बाद ये चीज़ किया गया था, याद रखिएगा। एंगन मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान था? तो वो जो अंशदान था आपका यहाँ पे 32% बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये प्राचीन इतिहास में दिया गया है सवाल। अगला है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम के नाम लिखा गया है, ठीक? और यहाँ पे लिखा गया है अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ठीक है? तो एक-एक करके देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे ही देखिएगा विशेष विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था 1954 में पारित हुआ था और दहेज निषेध अधिनियम जो पारित हुआ था 1961 में पारित हुआ था और यहाँ पे समाज परिश्रमित अधिनियम जो पारित हुआ था दोस्तों वो हुआ था यहाँ पे 1976 में हुआ था। और अगला सवाल जो दिया गया है कि नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व कब हुआ था? 1986 में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है आपका 85 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? जो मतलब संविधान बनने से पहले ही ये लोग सोच लिया था कि ये चीज़ तो वहाँ पे होगा ही, अब सब लोग मान लिया गया था। यही चीज़ को यहाँ बताना है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का रक्षण का अधिकार। तो यहाँ पे जो सभी चीज़ ये आप जब देखिएगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ होगा आपका। अगला सवाल है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो जो पुस्तक लिखा गया था वो धर्मपाल के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे बताया गया है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? यानी कि आपको बताना है जो फ्रेटर्निटी शब्द है दोस्तों, बंधुत्व जो शब्द है इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया है द डिग्निटी of the individuals, the unity and integrity of the nations, the justice, liberty and equality of the citizens। तो यहाँ पे जब देखिएगा तो ये फैटर्निटी मतलब जो तीनों ऑप्शन जो दिया गया है ये सारा का मतलब वही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। व्यक्ति की गरिमा, एकता एवं अखंडता, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता। भारत की जब प्रस्तावना आप पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में भी ये चीज़ को यहाँ पे यूज किया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है? अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये जो बोला गया है वो बोला गया है यहाँ पे एन.वी. रमन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं वो बोले हैं ये इंडियन जुडिशरी सफर्ड फ्रॉम लग्जरियस लिटिगेशन, ठीक है? तो एन.वी. रमन्ना ये चीज़ बोले थे। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन जब देखिएगा तो दिया गया है यहाँ पे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट गैसियस बायोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र कौन सा नहीं है? तो फास्फोरस जो साइकिल होता है वो चक्र यहाँ पे नहीं है। अगला सवाल 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे बताना है वो कौन सा चीज है। तो ये जितना भी देख रहे हैं ऑटो
ट्रॉफ्स हो गए, सर्टेन बैक्टीरिया हो गए और एनिमल्स हो गए, ये सारे लोग ये मिलकर काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से अधिक। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ? बताना है आपका कि जिसका यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ होता है और एनर्जी हाई होता है, तो वैसे चीज को हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी कि परावैंगनिक विकिरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 92 है सवाल कि प्रत्येक कोशी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव केमिकल एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज नॉन एज। बताना है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं बायो लॉजिकल मैग्निफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, जैविक अवर्धन उसको बोला जाता है। अगला सवाल है द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय। जनसंख्या की वहन क्षमता जिसके द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि कैसे निर्धारित किया जाता है कि जनसंख्या किस चीज पर डिपेंड करता है, यहाँ पे ये बताना है जो जनसंख्या होती है किस चीज पर डिपेंड करता है। तो जब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में सीमित संसाधन उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं लिमिटिंग रिसोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। अगला है कि मेथोमोग्लोबिमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने से होता है? ये जो बीमारी यहाँ पे लिखा गया है आपका, तो मतलब उस बताना है कि पानी में किस चीज का मात्रा ज्यादा होगा तो ये बीमारी होता है मेथोमोग्लोबिमिया। ठीक है, तो ये जो होता है वो नाइट्रेट अगर के पानी में अत्यधिक मात्रा में घुला रहता है दोस्त, तो ये बीमारी से भी पीड़ित हो सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब मैं वहाँ पे आपको फूड चेन पढ़ा रहा था, इकोसिस्टम पढ़ा रहा था, क्लास 6 का मैं बात बता रहा हूँ, उस समय मैं बताया था आपको कि जो मतलब ये फूड चक्र जो चलता है वो एक दिशा में चलता है आपको, यानी कि यूनिडायरेक्शनल चलता है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल या ट्राई डायरेक्शनल ये नहीं चलता है, आपको जो चलता है यूनिडायरेक्शनल चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है और ये पूछा जाता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का कितना रूप प्रवाहित होता है, तो याद रखिएगा वो मात्र 10% प्रवाहित होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो जब पारितंत्र यानी कि जो इकोसिस्टम में हमारा जंतु भी होता है, पादप भी होता है, माइक्रो सूक्ष्म जीव भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब 97 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? आपको बताना है कि लैंडफिल से कौन सा गैस उत्पन्न होती है, तो जो लैंडफिल से गैस उत्पन्न होती है वो मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो जंगल के आहार श्रृंखला में जो प्रतिनिधित्व करता है वो है पादप, हिरण, शेर। पादप को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लांट्स, डियर और लायन। ठीक, अगला है यहाँ पे कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। इन द इन्वायरमेंट प्लास्टिक विल नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ। ठीक है, तो ये जो होता है प्लास्टिक, आपको पता होगा ये प्लास्टिक इतना घटिया चीज है कि किसी के द्वारा ये डिग्रेडेबल नहीं होता है। जितना भी अपघटक लग जाए, जीवाणु, विषाणु, अंडाणु कुछ भी लग जाए, वो नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, कि इनके द्वारा किसी के द्वारा यहाँ पे किसी के द्वारा ये जितना भी दिया गया है, और क्वेश्चन बदल गया शायद, एक सेकंड दोस्तों, 99 नंबर क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जैसे कि जब देखिएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, सौर सेल, पवन चक्कियां और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जो ये सारा जो चीज है ये कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसमें सोलर सेल भी होगा, वाइंड मिल्स भी होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं अगला सवाल की तरफ। 101 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है ब्रांचिंग सीरीज,
इन द फूड चेन इज कोल्ड, आपको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल जाते हैं, उसको बोलते हैं आहार जाल बोलते हैं। भूल के भी फूड सिस्टम मत मार दीजिएगा, फूड लेवल मत मार दीजिएगा। आहार तंत्र, आहार स्तर नहीं, आहार जाल ये चीज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे 102 नंबर की, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो वो मात्र और मात्र 1% ग्रहण करते हैं और उसको अपने खाने के रूप में यूज करते हैं, खाना बनाते हैं, उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि किसके नेतृत्व में, ठीक है, चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। चिपको आंदोलन के बारे में बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जो सबसे राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा होगा। जो शुरू इसका आंसर लिया गया था वो अमृता देवी बिश्नोई लिया गया था, लेकिन फिर बीपीएससी के द्वारा इसको राइट किया गया। 104 नंबर क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। प्रथम जो पोषी स्तर होते हैं, जो खुद से खाना बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के से खाना बनाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल नहीं, यहाँ से आपका जितना भी वो जो सवाल था मैंने आपको बताया, जैसे कि ये जो कि 24 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था मेल का पीआरटी का पेपर, उसमें जितना भी सवाल एमसीक्यूज था दोस्तों, साइंस और एसएसटी का मैंने सारा आपको करा दिया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो कि पीआरटी का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था, जो फीमेल का हुआ था 24/8/2023 को, इसमें क्या कुछ सवाल रहेगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मतलब यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाए। बाय बाय।